चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 12वां प्रश्न। निम्नांकित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। यहाँ हमें समीकरण के रूप में ए बी सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका हम सॉल्यूशन बारी बारी से इसकी जांच करते हैं। यानी समीकरण फर्स्ट यानी ए के लिए हमने x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 को समीकरण फर्स्ट और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 बराबर के लिए समीकरण सेकेंड मानते हुए उसी तरह हम व्यापक रूप को लिखे। यहाँ a1 यहाँ x का गुणांक 1, b1 अर्थात y का गुणांक 1, c1 अर्थात अचर पद माइनस 5। उसी तरह समीकरण सेकेंड से a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस 10। चूँकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, इसलिए हम यहाँ a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यहाँ a1 हो गया 1/2 और a2 हो गया 2। इज नॉट इक्वल टू को मतलब साबित करता है कि नहीं। यहाँ b1 बटे b2 यानी 1/2 जो कि दोनों तरफ का इक्वल है, इसलिए यह मान हमारा असत्य है। यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ रहा है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य साबित हो रहा है। इसे हम आंसर में असत्य समझते हैं और a आंसर हमारा नहीं होगा। इसी तरह b का भी हमने यहाँ समीकरण को सजाकर लिखा। x माइनस वाई माइनस 8 इजकल टू 0 को समीकरण फर्स्ट और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 को समीकरण सेकेंड मानते हुए इसे भी हम उसी तरह व्यापक रूप में सजाते हैं। यानी a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। चूँकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल यहाँ भी है, तो हम इसे भी उसी तरह a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 निकालते हैं। यानी a1 बटे a2 यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 यानी -1 बटे -3। यह भी समीकरण को सत्य साबित नहीं कर रहा है, यानी दोनों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ रहा है, यह भी हमारे लिए असत्य है। इस तरह दो ए और बी हमारा आंसर तो नहीं होगा। तीसरे सी को हम जांच करते हैं। सी में हम लोग उसी तरह 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 को समीकरण सेकेंड मानते हुए इसे व्यापक रूप में उसी तरह लिखे। यानी a1 बराबर x का गुणांक 2, b1 बराबर y का गुणांक 1, c1 बराबर अचर पद -6, a2 बराबर 4 समीकरण सेकेंड से, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। इसे भी हम उसी तरह समीकरण के लिए अद्वितीय हल के लिए हम इसे साबित करेंगे। यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हमारा अद्वितीय हल के लिए सूत्र है। अब हम a1 बटे a2 अर्थात 2/4 करते हैं, इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 यानी 1 बटे -2। यहाँ 2 और 1 काट देते हैं, 2 दूनी 4, यानी यहाँ हमारा जो कंडीशन है सही साबित हो रहा है। यानी 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1 बटे -2 अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 को सत्य साबित करता है, इसलिए हमारा ये आंसर सत्य होगा और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इसी तरह हम डी का भी जांच करके इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 12 का हमारा आंसर सी होगा, तो हम सी में यहाँ सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 13वां प्रश्न। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस के वाई इक्वल टू 14 संपाती होगा। यहाँ हम समीकरण को उसी तरह सजा कर लिखते हैं। यानी x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 को हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। उसी तरह 2x प्लस के वाई माइनस 14 बराबर 0 को समीकरण सेकेंड मानते हुए हम इसके व्यापक रूप को यहाँ लिखेंगे। यानी a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर -7। उसी प्रकार समीकरण सेकेंड से a2 बराबर 2, b2 बराबर के, c2 बराबर -14। चूँकि समीकरण निकाय का हल संपाती है, चूँकि समीकरण निकाय का हल संपाती है, इस अवस्था में हम
निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हम A1/A2 का मान यहाँ व्यापक रूप से रखते हैं, यानी 1/2, B1/B2 अर्थात 2/k, C1/C2 अर्थात -7y -14। अब यहाँ माइनस माइनस को काट दिए, 7 दूनी 14, 1/2, यानी 1/2 बराबर 2/1 बराबर 1/2 हमारा तीनों इक्वेशन बनेंगे। यहाँ हम चूंकि यहाँ लिखेंगे A1/A2 यानी 1/2 बराबर 2/k। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, k को 1 से गुना करेंगे तो k, 2 को 2 से गुना करेंगे अर्थात 4, इसलिए फाइनली हम k = 4 हमारा जो आएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा ऑप्शन सी अर्थात सी में हम सही का निशान लगाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। इस तरह हम प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 14वां प्रश्न। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 कैसा निकाय है? ऑप्शन हमें ए के रूप में असंगत, बी के रूप में इसका अद्वितीय हल, सी के रूप में इनका अपरिमित रूप से अनेक हल और डी के रूप में इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी हम उसी तरह इसे सजा कर लिखते हैं दोनों इक्वेशन को, यानी 2x + 3y - 5 = 0 और इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसी तरह 4x + 6y - 9 = 0 जिसे हम समीकरण सेकेंड मानते हैं और इसे यहाँ व्यापक रूप में लिखते हैं, यानी a1 अर्थात x का गुणांक 2, b1 अर्थात y का गुणांक 3, c1 अचर पद -5 और समीकरण सेकेंड से a2 बराबर x का गुणांक 4, b2 बराबर y का गुणांक 6, c2 बराबर जो कि अचर पद है -9। चूँकि यहाँ हम इसकी जांच कर रहे हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिखते हैं और इसमें मान रखते हैं व्यापक रूप से A1/A2 अर्थात 2/4, B1/B2 अर्थात 3/6, C1/C2 यानी -5y - 9। अब यहाँ माइनस माइनस को काटते हैं, 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2 अर्थात हम यहाँ पा रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, किंतु C1/C2 5/9 है। इसलिए इस तरह के कंडीशन में हमारा जो आंसर होता है, अतः समीकरण निकाय का हल असंगत होता है, असंगत होगा और यह हमारा ऑप्शन ए है। इस तरह हम ऑप्शन ए में सही का निशान लगा देंगे और इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 15 लेते हुए के किस मान के लिए k-1 x - y = 5, k + 1 x + 1 - k y = 3k + 1 के अनगिनत हल होंगे। यहाँ ऑप्शन में हमें A0, B7, C3 और D4 के रूप में दिया हुआ है। यहाँ भी हम उसी तरह प्रश्नों को सजाकर लिखते हैं, यानी अपने सॉल्यूशन में इसे इस प्रकार लिखते हैं k - 1 x - y - 5 = 0। इसे हम समीकरण फर्स्ट, उसी तरह समीकरण सेकेंड को k + 1 x + 1 - k y - 3k + 1 = 0 के रूप में समीकरण सेकेंड बनाते हैं। अब यहाँ हम उसी तरह इसके व्यापक रूप को लिखेंगे, यानी A1 बराबर यहाँ k - 1, B1 = -1, C1 = -5। उसी तरह समीकरण सेकेंड से A2 बराबर k + 1, B2 बराबर 1 - k, C2 बराबर -3k + 1 हो जाएंगे।
चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो यहाँ हम इसे दर्शा देंगे, लिख देंगे। चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, इसलिए हमारा इक्वेशन a1/a2 बराबर b1/b2 सॉरी, यहाँ समीकरण निकाय का अद्वितीय नहीं अनगिनत हल है, अनगिनत हल है। हम यहाँ अनगिनत हल लिखेंगे। इसके लिए हमारे लिए सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और बारी बारी से हम यहाँ व्यापक रूप से सभी का मान रखते हैं। यहाँ हम उसी तरह a1/a2 अर्थात k - 1/k+1 इक्वल टू b1/b2 अर्थात -1/1 माइनस k इक्वल टू c1/c2 अर्थात -5/-3k+1 इस प्रकार लिखते हैं। और माइनस माइनस यहाँ काट देंगे। अब हम b1/b2 बराबर c1/c2 के लिए वैल्यू यहाँ जो रखे हैं इसे हम लिखते हैं, यानी चूँकि -1/1 माइनस k इक्वल टू 5/3k और +1। अब इसे हम आगे अपने कैलकुलेशन में इसे हल करते हैं। -1 यहाँ पहले 5 से गुना करते हैं, 5 को 1 माइनस k से गुना करेंगे तो इसे हम सजाकर इस तरह पहले लिख देते हैं 1 माइनस k इक्वल टू यहाँ -1 को हम गुना करेंगे 3k+1 से। अब हम बारी बारी से गुना करते हैं 5 को 1 से तो 5 को माइनस k से -5k -1 को गुना करेंगे तो सभी -3k -1 सभी हो जाएंगे ऋणात्मक संख्या। अब हम यहाँ से -1 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं और -5k को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, -1 को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, यानी अचर पद 5 और -1 +1 हो जाएंगे। -3k -5k को +5k बना देते हैं राइट हैंड साइड लाने के बाद। अब हम यहाँ से 6 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6 इक्वल टू 3k घट जाएंगे तो 2k, इसलिए यहाँ से हम k इक्वल टू 6/2 कर सकते हैं। 2 से इसे काटते हैं तो 3 और 3 जो हमारा आया ऑप्शन सी हमारा आंसर में है। इस तरह सी में हम इस तरह सही का निशान लगाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 15 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 16वां प्रश्न। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक y और दहाई का अंक x हो तो अभिन्न संख्या होगी। इकाई का अंक x और दहाई का अंक y अर्थात हमारा इकाई का अंक y हो गया और दहाई का अंक 10x, तो हमारा ये बी आंसर होगा। इसे तो कुछ बनाना है नहीं, सीधे ऑप्शन में सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न 17 लेते हुए एक संख्या दूसरे से दुगनी है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, संख्याएं बताएं। जहां हमें ऑप्शन में ए बी सी और डी के रूप में प्रश्न का सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें इसमें से कोई चुनना है सही उत्तर। तो चलें इसे हल करते हैं। यानी मान लिया कि दूसरी संख्या इक्वल टू x, तो हमारा पहला संख्या इस आधार पर दुगना, यानी पहली संख्या हमारा हो जाएगा 2x। अब हम प्रश्न से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी योगफल कितना है तो 27 है। एक संख्या दूसरे से दुगना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो यहाँ x और +2x इक्वल टू 27। इसे हम आगे हल करते हैं तो 3x इक्वल टू 27, इसलिए x इक्वल टू यहाँ से 27/3 अर्थात 9 × 27 अर्थात 9, इसलिए x का मान तो 9 आ गया और 2x का मान उसी प्रकार 2 × 9 अर्थात x के लिए यहाँ 9 रखे तो यहाँ 9 दूनी 18। इस तरह हम इसे फाइनली लिख सकते हैं। पहली संख्या इक्वल टू जो कि हमने x माना था 9, दूसरी संख्या इक्वल टू
जो कि हमने 2x इसे बनाया था, दुगना है तो 2 गुने 9 अर्थात 18, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। इस तरह हम ऑप्शन ए में सही का चिन्ह लगाएंगे, इसलिए कि हमारा ऑप्शन में 9 और 18 है, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 17 का सोल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 18वां प्रश्न। दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या होगी। यदि दो एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र समपाती होता है तो उसका हल अनगिनत होता है। यह हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ अनगिनत हल हमें दिया हुआ है समपाती रहने पर। अगला प्रश्न 19 लेते हुए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु x वर्ष मानते हुए इन कथनों का समीकरण रूप होगा। यानी इसे हमें समीकरण के रूप में इस ऑप्शन को चुनना है, ए बी सी और डी के रूप में। तो यहाँ हम उसी तरह प्रश्न से पिता की आयु लिखते हैं। पिता की आयु इक्वल टू x वर्ष, तो पुत्र की आयु इसके आधार पर हम इस तरह लिख सकते हैं, पुत्र की आयु इक्वल टू टोटल आयु 45 है, 45 में हम पिता की आयु को घटा देंगे तो हमारा पुत्र की आयु हो जाएगा। अब प्रश्न के आधार पर एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी पिता की उम्र में हम x-5 कर दिए 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ भी उसका गुणनफल है, दोनों की आयु का गुणनफल है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। तो पुत्र की आयु में भी हम 45 - 6 - 5 कर देंगे, पूर्व में हम इसे घटाते हैं। तो हमारा इक्वेशन किस प्रकार का हो जाता है, पिता की आयु का 4 गुना, 4 लिखे 4 गुना, और पिता की आयु यहाँ x-5 हमने रखा है 5 वर्ष पूर्व के लिए, और यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा इक्वेशन है। इस तरह हम इसमें बी ऑप्शन को सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 19 का सॉल्यूशन करते हैं। यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। अगला प्रश्न 20 लेते हुए 2x - 3y = -1 और 2x + 5y = 7 का हल है। x = 2 y = 1, x = -2 y = 1, x = 1 y = 1, d x = -2 और y = 1। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए हुए हैं। अब हम इसे हल करते हैं, यानी हम 2x - 3y = -1 लिखे, इसी समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह 2x + 5y = 7 को समीकरण सेकेंड मानते हुए हम समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारा 2x - 3y = -1, जबकि समीकरण सेकेंड 2x + 5y = 7 को हम यहाँ घटा रहे हैं। घटाने में चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ माइनस यहाँ चला गया, 5 और 3 8 -8y = -7 -1 को जोड़ दिए -8। इसलिए यहाँ से अब हम y = निकाल सकते हैं, -8y -8 काट दिए, माइनस 8 को काट दिए तो 1। अब हम पुनः y = 1 का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में ही रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x - 3y = -1। यहाँ हम 2 लिखे, x लिखे, -3 और गुने 1 किए y के लिए बराबर -1। पुनः इसे आगे हम बढ़ाते हैं तो 2x बराबर -1 - 3 में 1 से गुना किए 3, यानी ये +3 हो जाएंगे राइट हैंड साइड आने पर। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो x बराबर हम यहाँ 2y
2 लिखते हैं, इसलिए कि -1 + 3 में हम कैलकुलेशन करते हैं तो +2 आएगा, जिसे 2 लिखे और ये 2 गुना में इधर भाग हो जाएंगे और एक दूसरे से कटने के बाद 1 हो जाएगा। इस तरह फाइनल रिजल्ट हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1, जो कि हमारा ऑप्शन सी है प्रश्न के आधार पर, यानी हम ऑप्शन सी में सही का चिन्ह लगाते हैं तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ है। इस तरह हम प्रश्न 20 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 21वां प्रश्न। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by - c = 0 के कितने हल संभव हैं। यहाँ तो उत्तर में हम अनगिनत हल लिख सकते हैं, किंतु यहाँ किस तरह अनगिनत हल होंगे इसे हम समझ लेते हैं। यानी हम अपने सॉल्यूशन में इस तरह समझने के लिए ax + by - c बराबर 0 की जगह हम यहाँ मान ली कोई इक्वेशन रखते हैं। a के लिए 2x प्लस by के लिए हम यहाँ 3y और c के लिए यहाँ -4 रखते हैं बराबर 0। अब हम यहाँ से इसे समीकरण फर्स्ट मानते हुए उसी तरह इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2x बराबर प्लस 3y, अभी इसे इस तरह रखते हैं, -4 को 4 कर दिए और 2x बराबर 4 - 3y इस तरह लिखेंगे। इसलिए x बराबर 4 - 3y/2, ये हमारा एक सूत्र हो गया। अब हम x का वैल्यू जिस तरह बढ़ाते घटाते हैं, यानी यदि x बराबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखकर हम y का मान अनगिनत निकाल सकते हैं। इस तरह कितने हल संभव हैं, तो इसके लिए हम यहाँ कर सकते हैं अनगिनत हल है। इस आधार पर हम अनगिनत पर सही का निशान लगाएंगे और अपने ऑप्शन सी को सही का चिन्ह लगाते हुए आंसर भरेंगे। इस तरह प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 22वां प्रश्न। दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ए के रूप में दिया हुआ है, केवल 2 हल हो सकते हैं। बी एक और केवल 1 हल हो सकता है। सी कोई भी हल नहीं हो सकता है। डी अनगिनत हल हो सकता है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ केवल 2 हल हो सकते हैं हमारा असत्य है। इस तरह हम प्रश्न 22 को सीधे सही का निशान लगाते हुए ए पर अपना सॉल्यूशन देते हैं। अगला प्रश्न 23वां लेते हुए 3x + y + 5 = 0, 9x + 3y + 15 = 0 के कितने हल होंगे। यहाँ भी हमें ऑप्शन के रूप में ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। इसे हम लिखते हैं और सोल्व करते हैं। यानी हमारे लिए इक्वेशन है 3x + y + 5 = 0, 9x + 3y + 15 = 0, जिसे हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मान लेते हैं और अगले स्टेप पे इसके व्यापक रूप को लिखते हैं। यानी a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5, समीकरण सेकेंड से a2 बराबर 9, b2 बराबर 3, c2 बराबर 15। अब हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ व्यापक रूप से 3/9 a1/a2 हो जाएंगे, b1/b2 1/3 हो जाएंगे, c1/c2 5/15 हो जाएंगे। 3 तिहाई 9 1/3, 5 तिहाई 15 1/3, अर्थात हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी हम इसे इस तरह लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों हमारा इक्वल है। अतः इस कंडीशन में हम समीकरण निकाय का अनगिनत हल लिख सकते हैं। समीकरण निकाय का अनगिनत हल होंगे और हमारा ऑप्शन डी सही होगा और डी में हम सही का निशान लगाते हैं। यहाँ हम डी में सही का निशान लगाते हैं, आंसर शीट को भरते हैं। इस तरह हम प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 24वां प्रश्न।
2x प्लस 3y प्लस 5 इजकल टू 0, 10x प्लस 15y प्लस 7 इजकल टू 0 के कितने हल होंगे? तो यहाँ उसी तरह समीकरण को यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इजकल टू 0 वो समीकरण फर्स्ट, और 10x प्लस 15y प्लस 7 को समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, और इसके व्यापक रूप को यहाँ पुनः उसी तरह लिखते हैं, यानी a1 अर्थात x का गुणांक 2, b1 अर्थात y का गुणांक 3, c1 अचर पद 5, और समीकरण 2 से a2 बराबर 10, b2 बराबर 15, c2 बराबर 7। अब हम यहाँ से a1 बटे a2 निकालते हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इसमें हम व्यापक मान को रखते हैं, यानी 2/10 बराबर 3/15, b1 बटे b2 हो गया, यहाँ 5/7। अब यहाँ हम 2 और इसे काटते हैं तो 2 बचे, यानी 1/5, ये भी 1/5, ये 5/7, अर्थात इस प्रकार हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के रूप में इसे इस समीकरण को पा रहे हैं। इस तरह हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इस कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन होता है इसी रूल का फॉलो करता है। इस तरह हम प्रश्न 24 में यहाँ ऑप्शन सी पर सही का निशान लगाएंगे, यानी सी हमारा आंसर होगा और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। इस तरह हम प्रश्न 24 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 25 लेते हुए 5x माइनस 3y प्लस 7 इजकल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 3 इजकल टू 0 का कितना हल होगा? यहाँ भी हमें ऑप्शन के रूप में एक और केवल एक, बी के रूप में अनगिनत हल, सी के रूप में कोई हल नहीं और डी के रूप में कोई नहीं। तो यहाँ भी हम उसे उसी तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी 5x माइनस 3y और प्लस 7 बराबर 0 लिखा है, जिसे समीकरण फर्स्ट, 3x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 जिसे समीकरण सेकेंड, और यहाँ हम उसी तरह व्यापक रूप के प्रयोग करेंगे, यानी x का गुणांक, यानी a1 बराबर 5, b1 बराबर y का गुणांक -3, c1 बराबर अचर पद 7 समीकरण सेकेंड से, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 3 लिखेंगे। और यहाँ से अब हम उसी तरह a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 पर व्यापक रूप से मान रखते हैं, यानी 5/3 बराबर -3/2 बराबर 7/3, अर्थात हम इसे सीधे यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 फॉर्मूले का यहाँ फॉलो हो रहा है, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः समीकरण को निरूपित करने के लिए करने वाले रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी में हमारा जो सॉल्यूशन होगा केवल एक और केवल एक होगा, इसलिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बार काटती है, इसलिए समीकरण का हल हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं, एक और केवल एक हल होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वह ए सही होगा। इस तरह हम ए में सही का निशान लगाते हैं।
और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। इस तरह हम प्रश्न 25 का सॉल्यूशन करते हैं।